हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित अग्रवाल हूं एवीजी के ऑनलाइन से। आइए कंटिन्यू करते हैं अपनी लक्ष्य 2026 सीरीज। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 को रिवाइज किया था। अब आइए चैप्टर नंबर 4 को रिवाइज करते हैं। चैप्टर नंबर 4 दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। सेकेंड यूनिट में पहला चैप्टर है। सेकेंड यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं, उनमें से पहला ये है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। आइए पहले इसके मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन कैपिटल क्या है। भले देखिए किसी भी देश के पास रिसोर्सेज खूब हो, लेकिन अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं है, अगर स्किल एंड एक्सपर्टीज पीपल नहीं है, तो वो ज्यादा रिसोर्सेज का भी कोई खास मतलब रह नहीं जाता है। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज ऑफ अ नेशन, क्योंकि फिजिकल कैपिटल का बेटर यूज तो वही कर पाएंगे ना। कई बार ऐसा होता है कि रिसोर्सेज ज्यादा, बट अगर लेबर अच्छी नहीं है तो ज्यादा रिसोर्सेज में क्या होगा, बर्बादी ज्यादा होगी, आउटपुट कम निकलेगा। लेकिन अगर लेबर अच्छी है तो कम रिसोर्सेज में भी ज्यादा आउटपुट निकल सकता है ना। ह्यूमन कैपिटल स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक साल में ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कितने एक्स्ट्रा लोग ह्यूमन कैपिटल में आपके इंक्रीज हुए हैं। जैसे स्टार्टिंग में सपोज 10 करोड़ लोग स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज थे, साल के एंड में हो गए 12 करोड़, तो 2 करोड़ का आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है। आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले करेंगे मीनिंग के बेस पे। ह्यूमन कैपिटल है स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज पीपल ऑफ अ नेशन, और फिजिकल कैपिटल है वो टेंजिबल एसेट्स जिससे प्रोडक्शन होता है, नेचर। ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल है। आप ह्यूमंस को तो देख सकते हैं, वो वर्कर को तो देख सकते हैं, बट उनके स्किल को नहीं देख सकते आप। जैसे वर्कर को आप हायर कर रहे हो तो उनके स्किल को ही हायर कर रहे हो, वो इंटेंजिबल है। और फिजिकल कैपिटल तो टेंजिबल होती है, मशीन्स वगैरह। आगे परचेज सेल। जो फिजिकल कैपिटल है, लैंड, बिल्डिंग, मशीन वगैरह, इनको तो आप खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। ह्यूमन कैपिटल आप वो वर्कर को, वो लेबर को आप खरीदते बेचते नहीं है, उसकी जो सर्विसेज है उसको हम खरीदते बेचते हैं। ये है परचेज और सेल में। ओनली देयर एक्सपर्टीज, ओनली देयर सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड। ठीक है ना, ये 3 डिफरेंस है। एक और देख लेते हैं प्रेजेंटेशन एंड स्टेटमेंट्स के बेस पे। फिजिकल कैपिटल को तो हम दिखाते हैं बैलेंस शीट में, नॉन करंट एसेट्स में दिखाते हैं उन्हें। तो ह्यूमन कैपिटल को नहीं दिखाते, स्टाफ को थोड़ी दिखाते हो आप। स्टाफ के लिए कोई एडिंग है ही नहीं, ठीक है ना। तो ह्यूमन कैपिटल को आपका स्टाफ कितना लेजिबल है, कितना टेक्निकल है, कितना टैलेंटेड है, वो आप नहीं दिखाते हो। आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल और फिजिकल कैपिटल में डिफरेंस हो गया। अब देखते हैं ह्यूमन कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल में। यहाँ पे फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब है जो भी आपके जो इन्वेस्टमेंट है, शेयर्स, बॉन्ड्स, इन सब में, वो है फाइनेंशियल कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल अगेन स्टॉक ऑफ स्किल्ड एंड एक्सपर्टीज पीपल, और फाइनेंशियल कैपिटल आपके दे आर जस्ट पेपर क्लेम्स। ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे। परचेज सेल अगेन ह्यूमन कैपिटल में आपके उनकी सर्विस को ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल में आप परचेज सेल दोनों कर सकते हैं। आगे प्रेजेंटेशन इन स्टेटमेंट्स, ह्यूमन कैपिटल को नहीं दिखा सकते बैलेंस शीट में, फाइनेंशियल कैपिटल को हम दिखाते हैं इन्वेस्टमेंट वाली हेडिंग में। ये तीसरा डिफरेंस हो गया। आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हमने समझ लिया। ओवर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर कितने ह्यूमन कैपिटल हमारे और इंक्रीज हुए हैं, कितने लोग और ट्रेंड हुए, कितने और लोग स्किल्ड कैटेगरी में आए, सेमी स्किल्ड से स्किल्ड में। ठीक है ना, वो होता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। और ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करें कैसे, आइए देखते हैं। नंबर 1 एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। यस, प्राइमरी सोर्स है, या इसको आप एजुकेशन एंड हेल्थ, ये 2 बहुत बड़े सोर्सेज हैं ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव करने के। जैसे जैसे लोगों में एजुकेशन का लेवल बढ़ेगा, लोग ज्यादा स्किल्ड होंगे, लोग ज्यादा टैलेंटेड होंगे। ठीक है। या आप ऐसे सोच के देखो, अगर एजुकेशन का लेवल कम है तो क्या नई नई रिसर्च हो पाएंगी? नहीं। नए नए इनोवेशन हो पाएंगे? नहीं, है ना। और क्या एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोग अपना आप लिफ्ट कर पाएंगे? क्या इकोनॉमी को फायदा हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। वो एजुकेशन से ही हो सकता है। तो एजुकेशन पे खर्चा करके आप ह्यूमन कैपिटल को इंप्रूव कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो एजुकेशन पे खर्चा नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है।
जैसे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न फ्यूचर में मिलता है, ऐसे एजुकेशन पे जो खर्चा होता है ना उसका रिटर्न फ्यूचर में मिलेगा आपको और मल्टीपल टाइम से मिलेगा। तो पहला हो गया एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। आगे एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को दिखाने के लिए एक इमेज और, द मोर यू लर्न द मोर यू सी। ठीक ना, तो जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आप देखेंगे, उतना ज्यादा आप अपने लाइफ को और बेटर कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑन द जॉब ट्रेनिंग, एक और रह गया बीच में, हेल्थ। हेल्थ भी ह्यूमन कैपिटल का एक वन ऑफ द मेन सोर्स है आफ्टर एजुकेशन। कोई पर्सन एजुकेटेड है, टैलेंटेड है, वो ठीक है, लेकिन हेल्दी नहीं है, फिजिकली फिट नहीं है, तो भी उसकी स्किल का कोई फायदा खास मिल नहीं पाएगा, क्योंकि वो बीमार रहते हैं लगातार, तो क्या ही प्रोडक्शन कर पाएंगे और क्या ही जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो हेल्दी होना भी बहुत ज़रूरी है। तो चाहिए सरकार को एजुकेशन के अलावा हेल्थ पे भी खर्च करे, लोगों की हेल्थ पे, ठीक है ना। और तीसरा है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मेन तो दो यही है, एजुकेशन और हेल्थ। अब कुछ और हैं, उनको और देखते हैं। नेक्स्ट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ये याद है ना, आपने स्टाफिंग में पढ़ा था, वर्कर्स को पर्टिकुलर काम सिखा दो पहले, वो वर्कर वो काम सीख जाएंगे तो उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ज़्यादा आउटपुट दे पाएंगे वो, ठीक है। तो ह्यूमन सेमी स्किल्ड से स्किल्ड वर्कर में आ जाएंगे या अनस्किल्ड से सेमी स्किल्ड में आ जाएंगे, तो ये भी एक सोर्स में जाएगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज माइग्रेशन विद इन इंडिया, विद इन कंट्री। माइग्रेशन का मतलब ये है कि हो सकता है आपके स्किल की पहचान यहाँ पे नहीं हो, दूसरी जगह हो, तो आप वहाँ पे जाके माइग्रेट कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर के अपने स्किल का यूज़ कर सकते हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपना अपलिफ्ट कर सकते हैं। हो सकता है वहाँ पे ज़रूरत भी हो आपके स्किल की, तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी को भी फ़ायदा होगा, उस पर्टिकुलर रीजन को भी फ़ायदा होगा। तो केवल मेयर ट्रांसफ़र करके भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। कई बार लोगों को पता नहीं होता जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, तो उनको इन्फॉर्म किया जाए। जैसे आजकल ये वाली स्कीम काफ़ी चर्चा में है और सक्सेसफुली चल भी रही है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, और अब इसका 4th वर्जन चल रहा है, 2.0 3.0 नहीं, सीधा 4.0 चल रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसमें फ्री में ज़्यादातर स्किल जो है फ्री में सिखाते हैं, लेकिन स्किल कौन से सिखाते हैं? लेबर वाले, मिस्त्री, कारपेंटर वाले। कंप्यूटर से रिलेटेड भी सिखाते हैं, जैसे वेब डिज़ाइनिंग। अगर इस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे ऊपर वेब डिज़ाइनिंग का ही कोर्स आता है, और इसमें सर्टिफिकेट भी देते हैं फ्री में सिखाने के बाद। इसमें तमाम तरीके के स्किल सिखा रहे हैं और कई बार तो जॉब भी लगवा देते हैं ये, तो लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में। फ्री में रजिस्ट्रेशन और फ्री में सर्टिफिकेट, और क्योंकि ट्रेनिंग है तो पूरे साल तो ट्रेनिंग चलती नहीं, पूरे ज़िंदगी भर तो ट्रेनिंग चलती नहीं है, साल 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो और भी तमाम स्कीम्स हैं जिसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म किया जा सकता है, फिर वो भी अपने स्किल को बढ़ा पाएंगे। तो ये भी एक सोर्स हुआ, एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, यानी कि वोकेशनल एजुकेशन। कई बार क्या होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, थियोरेटिकल नॉलेज तो है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन तो प्रैक्टिकल नॉलेज स्पेशल प्रोग्राम चलाए जाते हैं, स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट्स, जिससे कि वो अपने स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। सेमी स्किल्ड लेबर से अगेन स्किल्ड वर्कर्स में आ सकते हैं, और ये भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का एक इंपॉर्टेंट सोर्स बनेगा। आगे बढ़ेंगे। डिटेल अगेन हम ये लक्ष्य 2026 सीरीज में नहीं देख रहे हैं, डिटेल अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, वहाँ पे जाके आप पूरे डिटेल में भी लिख सकते हैं। ये तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना। आइए और देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अगर नए नए स्किल जनरेट होंगे, नए नए लोग पढ़े लिखे होंगे, हेल्दी एनवायरनमेंट होगा, तो उसका फ़ायदा क्या है, आइए देखते हैं। पहला फ़ायदा है हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। चाहे जितनी अच्छी अच्छी मशीनें बना लो, लेकिन मशीन को यूज़ करने वाले तो लेबर ही है ना। अगर लेबर ठीक है तो वो उस मशीन का बेटर इस्तेमाल कर पाएंगे, लेबर ठीक नहीं है तो चाहे इतनी बढ़िया मशीन पकड़ा दो, फिर तो उसका वेस्टेज ही है।
जैसे वो एक मूवी थी आई थी ना, फिर हेरा फेरी, उसमें अक्षय कुमार कहते भी हैं परेश रावल से, इनके हाथ में तो सोने का कटोरा दिया, उन्होंने से भीगी मांगी। तो यही होगा अगर लेबर एफिशिएंट नहीं है, लेबर अगर स्किल्ड नहीं है। मैंने तो कई बार रिलेटिव्स में भी देखा है, रिलेटिव्स में कई बार आप भी जाते होंगे रिलेशन में, तो कई बार रिलेटिव्स आपकी तारीफ करते हुए और अपने बच्चों की बुराई करते हुए कहते भी हैं कि भाई साहब बहन जी, हमारे घर में फैसिलिटी तो हर चीज़ की है, लेकिन हमारे बच्चे ठीक नहीं है। अब ठीक कैसे नहीं है? वो डाइनिंग टेबल पे चाकू से अपना नाम लिख दिया है, फ्रिज ऐसे बंद करेंगे जैसे अलमारी बंद कर रहे हैं। तो मतलब सारी चीज़ों की हालत खराब कर रखी है, फैसिलिटी हर चीज़ की है। तो अगर वही यूज़ करने वाले लोग ठीक नहीं है, तो अच्छी अच्छी एसेट्स का भी कोई खास फायदा मिल नहीं पाएगा। आप सरकार खूब अच्छा अच्छा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दे, रोड बना दे, मेट्रो तैयार कर दे, बट अगर लोग इसको यूज़ करने वाले ठीक नहीं है, तो वो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई फायदा मिलेगा ही नहीं। ठीक है ना? तो फिजिकल कैपिटल का बेटर इस्तेमाल तो तभी हो पाएगा ना जब लेबर एफिशिएंट है, और कई बार अगर लेबर अच्छी है तो कम से भी ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हैं वो। ठीक है ना? तो पहला फायदा तो ये रहेगा। नेक्स्ट, इनोवेटिव स्किल्स। जब वर्कर स्किलफुल होते हैं, नए नए स्किल सीखते हैं, तो कई बार तो किसी किसी फील्ड में फंडामेंटल रिसर्च भी करते हैं, वो नए नए प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, नई नई सर्विसेज लेकर के आते हैं, अगर लोग स्किल्ड हैं तो। जैसे आजकल वो एक ऐप है, आजकल काफ़ी ट्रेंड में चल रही है, जैसे प्ले स्टोर खोलो तो एराटाई करके, व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं इसे। और अभी की ऐप नहीं, काफ़ी पुरानी ऐप है ये, और ये बनाई किसने है? जोहो ने, जोहो इनकॉर्पोरेशन, व्हाट्सएप का ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। तो इसके जो ओनर है ना जोहो कॉर्पोरेशन के, श्रीधर वेम्बू, उनकी इस कंपनी ने 50 से ज़्यादा ऐप लॉन्च कर रखी हैं। अब उन्होंने स्किल सीखा, उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी, तो वो नई नई चीज़ें डेवलप भी कर रहे हैं, इनोवेशन लेकर के आ रहे हैं, मेड इन इंडिया ऐप बन रही हैं, जो इससे क्या फॉरेन डिपेंडेंसी कम हो रही है, तो ये फायदे में नहीं आएगा। ऐसा तभी हो सकता है जब लेबर पढ़ी लिखी है तो कोडिंग डिकोडिंग वही C++ और बाकी कोडिंग लैंग्वेजेस है तो सब वही, बट उसमें से अब नई नई चीज़ें अब तभी बना सकते हो जब स्किल्ड वर्कर्स हैं। और कभी इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव आउटलुक आता है अगर लेबर पढ़ी लिखी है, अगर लेबर एजुकेटेड है, हेल्दी है, तो पॉजिटिव आउटलुक आता है। अब इसको ऐसे समझो, पॉजिटिव आउटलुक। देखिए नेगेटिव आउटलुक ये है, ये देख सकते हैं आप, फेल फेल। और देखिए देखिए पॉजिटिव आउटलुक में से क्या है, आप हर मिस्टेक से आप सीख के आगे बढ़ रहे हैं। या दूसरा देखो, डोंट वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड। अपॉर्चुनिटी का वेट मत करो ना, खुद से अपना रास्ता बनाओ, जैसे वो श्रीधर वेम्बू ने बनाया। इन्होंने, इनकी JEE में 27th रैंक आई थी, IIT मद्रास में फिर ये पढ़ने गए, वहाँ पे इनको मज़ा ही नहीं आया पढ़ने में, मतलब वो गहराई नहीं है। फिर ये गए प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, न्यू जर्सी, अमेरिका, वहाँ पे भी अगेन वही, वो गहराई नहीं मिली। फिर उन्होंने खुद से ही रिसर्च करना चालू कर दी, खुद से ही पढ़ना चालू कर दिया। एक बार किसी कंपनी के प्रोजेक्ट को करने के लिए वो C++ लैंग्वेज चाहिए थी, आनी चाहिए थी, इनको आती नहीं थी, बुक पढ़ के खुद ही सीख गए, बुक पढ़ के खुद ही सीख गए, और ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो हार्डवेयर के साथ कॉम्पैटिबल हो रहा था। तो यही पॉजिटिव आउटलुक आता है, मतलब नहीं आ रहा तो खुद से ही डेवलप कर दिया। ठीक है ना? तो पॉजिटिव आउटलुक आता है सोसाइटी में, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। आगे बढ़ेंगे। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वलिटी। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, अब ऐसा है ना कि मतलब कुछ लोग ही अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, नए नए लोग स्किलफुल होते जा रहे हैं, तो वो भी, तो पार्टिसिपेशन रेट बढ़ती जा रही है। और इक्वलिटी यानी उनको भी आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं। और कई बार तो ऐसा था जो पढ़े लिखे वो 4 लोगों को भी ट्रेन कर देते हैं। यही सक्सेस का मीनिंग है। सक्सेस इज ऑल अबाउट हाउ मेनी पीपल लिव्ड अ बेटर लाइफ बिकॉज यू हैव लिव्ड। यही सक्सेस है। सक्सेस ही नहीं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, आपने वेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट कर ली, रियल सक्सेस यही है। तो ये एजुकेशन, हेल्थ, इन सब से ही आएगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही आएगा ये। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के इतने फायदे हैं, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक,
प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। पहली बेसिक प्रॉब्लम तो ये तो सब जगह चल जाता है, राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज कम हो जाते हैं। पॉपुलेशन ज़्यादा है, एरिया की कोई दिक्कत नहीं है। वर्ल्ड की इस समय जितनी पॉपुलेशन है, अगर ये सब न्यूयॉर्क सिटी में भी खड़े हो जाए कंधे से कंधा मिला करके, सारे लोग उसमें आ जाएंगे, 750-800 करोड़। बात है रिसोर्सेज की, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज तो कम ही हो जाती ना उसमें। पॉपुलेशन से रिलेटेड मैंने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर किए थे जब हमने डिटेल में बात करी थी, आप चाहें तो वो अगेन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो पहली प्रॉब्लम तो ये हो गई, राइजिंग पॉपुलेशन। और देखते हैं ब्रेन ड्रेन। सेकंड, ब्रेन ड्रेन का मतलब वो माइग्रेशन का नेगेटिव वर्जन है। ये वो माइग्रेशन का था विद इन कंट्री, ये ब्रेन ड्रेन का मतलब है जो पढ़ लिख गए, सीख गए, स्किलफुल हो गए, वो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ की जीडीपी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। उनके स्किल का फ़ायदा देश को मिल ही नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे उनके हिसाब का अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, ठीक है ना। वहाँ पे उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्हें ऐसा लगता है। वहाँ पे उनके लिए बेटर लाइफ है, उन्हें ऐसा लगता है। वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स ज़्यादा हैं, तो बाहर जाके शिफ्ट हो जाते हैं, बस जाते हैं। तो ये बड़ी दिक्कत है। सरकार पढ़ाई लिखाई पे खर्चा कर रही है लेकिन ये लोग सीख करके बाहर चले गए तो इनके टैलेंट का फ़ायदा मिल ही नहीं पा रहा। तो ये बड़ी दूसरी प्रॉब्लम है, ब्रेन ड्रेन करके। और क्या, जैसे आप नासा में देखें तो 12% साइंटिस्ट तो इंडियन ही है, माइक्रोसॉफ्ट में 33% एम्प्लॉय इंडियन है। एक बार तो बिल गेट्स ने भी कहा था अगर मैं इंडियंस को नौकरी नहीं दूंगा तो फिर इंडिया में ही माइक्रोसॉफ्ट खड़ा हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटीज उस पर्टिकुलर कंट्री में, बेटर अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी ज़्यादा हैं, वहाँ पे 6 घंटे के बाद ही ओवर टाइम मिल रहा है, तो इस वजह से लोग बाहर जाके बस जाते हैं। तो ये दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। नेक्स्ट, इनएफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। गवर्नमेंट की तरफ से मैन पावर प्लानिंग ठीक नहीं है। हर साल लाखों बच्चे 12th पास हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं, लेकिन उनको कैसे आप एब्जॉर्व करोगे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में, उसकी प्लानिंग ही नहीं है। मतलब क्वांटिटी इंक्रीज होती है रही है बट कई बार क्वालिटी भी तो नहीं है ना। हालांकि सरकार कोशिश कर रही है, वो आपने एक फॉर्म भी भरा होगा वो अपार आईडी करके, उसमें सरकार इन्फॉर्मेशन ले रही है कितने बच्चे इंटरमीडिएट होंगे, कितने बच्चे हाई स्कूल पास करेंगे, आगे के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए पॉपुलेशन ज़्यादा तो चाइना की भी है, वहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ पे सरकार की तरफ से पूरी प्लानिंग है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इनएफिशिएंट ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर। वाइट कॉलर जॉब सबको चाहिए लेकिन वो अभी भी हमारी जो लेबर फोर्सेस का लगभग 44% तो प्राइमरी सेक्टर में ही लगे हुए हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर में। और वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से ही काम हो रहा है अभी भी बहुत ज़्यादा। अब क्योंकि वहाँ पे अब ट्रेनिंग की कमी है, ट्रेडिशनल तरीके से काम हो रहा है तो फिर आउटपुट भी कम निकल रहा है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग की कमी है। ट्रेनिंग की सेंस में कमी है कि उनकी जो पर्टिकुलर सॉइल है, कई बार सॉइल टेस्ट कराना होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल भी होती है, ये सारी चीज़ें वो जानते ही नहीं है। और कई बार उन्हें पता ही नहीं है कि इतने mm की बारिश है तो इस पर्टिकुलर फील्ड में ये वाली खेती करना सही रहेगा। जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था इजराइल के केस में, वहाँ पे पहले किसानों को बता देते हैं यहाँ से 60वें दिन इतने mm की बारिश होगी, आपके लिए ये वाले बीज ठीक रहेंगे। तो इस टाइप की ट्रेनिंग का थोड़ा सा कमी है इधर। हालांकि सरकार ने किसान चैनल वगैरह लॉन्च तो किया था लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लो एकेडमिक स्टैंडर्ड्स, और कई बार पढ़ाई लिखाई का, इवन आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 100% लिटरेसी रेट तो अभी तक नहीं आ पाई। एजुकेशन लेवल तो छोड़ दो, अभी भी अगर 2011 का सेंसस देखें, लास्ट सेंसस वही हुआ था, 74% पॉपुलेशन ही लिटरेट है, अभी भी 100% नहीं है। हाँ, इस करंट में तो अभी मोर देन 80% तो आराम से होंगे। और ये कि लिटरेट है, और लिटरेसी का मतलब होता है एबिलिटी टू रीड एंड राइट ओनली। एजुकेशन इज मच वाइडर टर्म देन लिटरेसी। एजुकेशन का लेवल भी काफ़ी मतलब उतना हाई नहीं है। और फीमेल एजुकेशन तो और भी ज़्यादा कम है। हायर एजुकेशन में आते आते फीमेल पार्टिसिपेशन 1% रह जाता है, तो ये और बड़ी प्रॉब्लम है। आगे बढ़ते हैं। जितने भी सोर्सेस थे ना वो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को इंप्रूव करने के, उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन था, ठीक है ना। एजुकेशन, एजुकेशन इज द प्राइमरी सोर्स। एजुकेट करके ही आप जीडीपी को इंक्रीज कर सकते हो, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हो।
नए नए इनोवेशन ला सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे और ज़्यादा फोकस कर सकते हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अपलिफ्ट कर सकते हो, और इससे पॉजिटिव आउटलुक भी आएगा सोसाइटी में जैसे जैसे एजुकेशन लेवल बढ़ेगा। ठीक है ना। एजुकेशन को प्राइवेट सेक्टर के भरोसे हम नहीं छोड़ सकते, तो देयर इज अ नीड फॉर स्टेट इंटरवेंशन इन एजुकेशन। सरकार को उसमें इंटरफेयर करना ही पड़ेगा। करती भी सरकार, अब तो उसको फंडामेंटल राइट भी बना रखा है आर्टिकल 21A में, है ना। और 2009 में एक राइट टू एजुकेशन भी पास किया था, एक्ट पास किया था, ताकि वो सबको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। हायर एजुकेशन तक नहीं, वो एलिमेंट्री एजुकेशन सबको मिल जाए। एलिमेंट्री यानी कि वो 8th क्लास तक की एजुकेशन, 6 to 14 ईयर्स तक के एज ग्रुप के लिए। ठीक है ना। अब सरकार को इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, एक तो पैसा बहुत चाहिए इसमें, जो कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो सरकार से उम्मीद की जा सकती है वही इसमें थोड़ा इंटरवीन करें। ठीक है ना। और बच्चों के एनरोलमेंट को इंक्रीज करने के लिए मिड डे मील स्कीम भी आई। दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम है ये मिड डे मील स्कीम, जो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में आती है। इस स्कीम के तहत भी थोड़ा एनरोलमेंट बढ़ाए, चलो बच्चे कम से कम खाना खाने के बहाने ही आ जाए, तो कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो खर्चा ज़्यादा है, इस वजह से सरकार को इसमें इंटरवीन करने की जरूरत है। फैसिलिटेट्स एफोर्डेबिलिटी, सरकार इंटरवीन करती है तो फिर गरीब लोगों के लिए थोड़ा सा ये अफोर्डेबल हो जाता है। अफोर्डेबल यानी कि फिर गरीब लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं इसको, वो भी अपने बच्चों को भेज सकते हैं फिर स्कूलों में, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं, सरकारी स्कूल्स में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फैसिलिटेट स्टैंडर्डाइजेशन, कई बार प्राइवेट सेक्टर में यह भी कमी होती है कि पूरी सर्विस आपको मिल भी नहीं पाती, कई बार डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस होती है। और लेकिन सरकारी में तो पूरी सर्विस आपको मिलेगी, सारी चीजें आपको प्रोवाइड करेंगे वो, क्योंकि वो गवर्नमेंट की तरफ से। प्राइवेट सेक्टर में कभी कभी कुछ चीजें स्किप कर देते हैं, तो इस वजह से लोगों को धोखे से बचाने के लिए भी सरकार का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि सरकार ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना रखा है अंडर आर्टिकल 21A, सरकार का ऑटोमेटिक इंटरवेंशन तो बनता ही बनता है यहां पे। जैसे 2014 में इन्होंने 86th अमेंडमेंट किया, वो 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलाने के लिए, फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन दिलाने के लिए। एलिमेंट्री यानी कि अप टू 8th क्लास। देखिए, एक तो होता है सबसे पहले प्ले ग्रुप, फिर नर्सरी, फिर लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, फिर 1st to 5th होता है आपका लोअर प्राइमरी, और फिर 6 to 8 होता है अपर प्राइमरी। ठीक है ना। अब इन सबको मिला दीजिए, फिर आपकी हो जाती है एलिमेंट्री एजुकेशन। 9-10th आपका सेकेंडरी लेवल है, और 11-12 आपका हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल है। तो सरकार ने 8वीं क्लास तक के लिए इसमें फ्री किया है 86th अमेंडमेंट में। 2004 में लेकर के आए थे ये 86th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था, और फिर बाद में 2009 में राइट टू एजुकेशन एक्ट भी पास किया। तो सरकार की ऑटोमेटिक जिम्मेदारी है कि वो उसमें इंटरवीन करें। अच्छा, इससे पहले 2002 में एक सर्व शिक्षा अभियान भी लॉन्च किया था सरकार ने, सर्व शिक्षा अभियान, जिसकी टैगलाइन है सब पढ़ें सब बढ़ें। तो इसके तहत सरकार की ऑटोमेटिक जिम्मेदारी को एजुकेशन पे तो खर्च करना ही पड़ेगा उन्हें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक कंट्री तो ऐसा फिनलैंड, वहां पे तो हायर एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट है। हमारे यहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, फिनलैंड में तो हायर एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट ही है। फिनलैंड वही कंट्री जिसका नोकिया फोन था, एंग्री बर्ड भी उनका ही है, एंग्री बर्ड गेम भी उन्होंने बनाया था, और फोन में एंड्रॉयड फोन का सिस्टम भी ये कंट्री ही लेकर के आए थे। 48 में ये भी आज़ाद हुए थे, और तब ये एकदम जंगल सा था, और आज देखो वहां पे 90, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आज के टाइम पे, और 90% पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। वहां पे गांव के सरकारी स्कूल, शहर के सरकारी स्कूल में कोई अंतर ही नहीं है, इंफ्रा बिल्कुल सेम है। हमारे यहाँ भी ये सिस्टम है, लेकिन ये सरकारी स्कूल में, जैसे केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय हो गया, यहाँ पे इंफ्रा आपको सेम मिलेगा। जैसे मैकडोनल्ड में सेम नहीं मिलता है आपको, ऐसे यहाँ पे मिलता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एजुकेशन स्टिल अ चैलेंजिंग प्रपोजिशन,
सबको एजुकेट करना अभी काफ़ी चैलेंजिंग है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। और ये समस्या गांव में ज़्यादा है, और गांव में ही हमारी 65% पॉपुलेशन रहती है इंडिया की, शहरों में तो 35% है। तो देखिए पहला चैलेंज क्या है, लार्ज नंबर ऑफ इलिटरेट्स, बिना पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा है। कई बार तो बिना पढ़े लिखे की अगर टोटल कर लें तो वो कई देशों से ज़्यादा, कई देशों की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा निकलेंगे इलिटरेट्स इंडिया में, ठीक है ना। पॉपुलेशन को भी बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी लोग तो बिना पढ़े लिखे हैं, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानते। अगर उन्हें कोई नोट दे दें तो पहचान नहीं पाएंगे ये 500 का है कि 100 का है, 200 का है। इलिटरेट्स की संख्या बहुत है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये इनएडिक्वेट वोकेशनलाइजेशन। कई बार ऐसा होता है, चलो एजुकेट कर भी दिया, लेकिन बच्चे में कई बार ऐसा होता है कि उनके पास केवल बुकिश नॉलेज ही रहेगी, प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें आती नहीं है। अगर प्रैक्टिकली उनसे कोई काम करवाया जाए तो बता ही नहीं पाते वो। तो वोकेशनलाइजेशन मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बड़ी कमी है। जैसे साइंस में अगर बच्चा जब तक एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखे उसे क्या पता चलेगा, बुक खाली लिखते ही चला जाएगा, क्या पता चलेगा। ऐसे कॉमर्स में जैसे आप बैलेंस शीट वगैरह बना रहे हो, जब तक किसी प्रैक्टिकल कंपनी में काम नहीं करोगे तब तो कैसे पता चलेगा। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी होना ये बड़ी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी जॉब नहीं मिलती। एक तो रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि एमकॉम करे हुए 97% बच्चे किसी भी फर्म में अकाउंटिंग कर ही नहीं सकते, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग दे देते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं। तो वोकेशनलाइजेशन की कमी है। नेक्स्ट, जेंडर वाइज। जेंडर वाइज का मतलब ये है, सीधा सीधा मतलब है इसका तो, कि कई बार जो फीमेल जो पॉपुलेशन है उसको एजुकेशन की इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं पा रही विद मेल पॉपुलेशन। उन्हें कई बार ये कह के आगे नहीं पढ़ने देते, इनको पढ़ लिख के करने गए तो शादी हो जाएगी फिर क्या करना है इनको। तो जेंडर वाइज भी है। और कई बार तो ऐसा होता है इनकी जॉब अपॉर्चुनिटी, जैसे किसी किसी को अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है फीमेल को, लेकिन वो बाहर जॉब लग रही है, तो सोशल रेस्ट्रिक्शंस की वजह से या फैमिली रेस्ट्रिक्शन की वजह से वो बाहर जाके जॉब नहीं कर पा रही। ये आ जाएगा जेंडर वाइज में, ठीक है। जेंडर वाइज ये एक तरीके से लास्ट हो गया हमारा। डिटेल अगेन हमने वो प्लेलिस्ट में आपके लिए दे रखी है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, लो रूरल एक्सेस लेवल। अभी भी सारी फैसिलिटीज गांव में पहुंची नहीं, कुछ कुछ रिमोट एरियाज होते हैं ना जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है ना, और जहाँ पे वो मोबाइल के टावर्स नहीं आते, कुछ रिमोट एरियाज आज भी हैं इंडिया में, तो वहाँ तक एजुकेशन पहुँच ही नहीं पाई है। कई बार वहाँ पे नावों से जाना पड़ता है, या कई बार तो जा ही नहीं सकते। तो लो रूरल एक्सेस लेवल। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेटाइजेशन, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। गवर्नमेंट स्कूल्स कम होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस, और ये तो बिना फीस के बात करेंगे नहीं, और ऊपर से डेफिशिएंसी सर्विस भी है कई बार तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। प्राइवेट सेक्टर में इतना एनरोलमेंट नहीं बढ़ता है, गवर्नमेंट सेक्टर में बढ़ सकता है तो वो कम होते जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक बड़ी समस्या है एजुकेशन में। और गवर्नमेंट स्कूल्स भी बंद होते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत देखिए आप, कई बार तो बिना छत के ही पढ़ रहे हैं बच्चे। प्राइवेट स्कूल्स की हालत बहुत अच्छी है लेकिन इसकी फीस कई बार अनएफोर्डेबल होती है। आगे बढ़ेंगे। लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, गवर्नमेंट भी कम खर्च कर रही है। जो कोठारी कमीशन था 1964 में, वो तो ये कहते थे जीडीपी का 6%, कम से कम 6% तो एजुकेशन पे ही खर्च होना चाहिए बस, जो आज तक टारगेट अचीव हो ही नहीं पाया है। अभी भी हम 4.5 ही कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा हमारा हो जाता है डिफेंस में। तो पड़ोसी ऐसे हमारे, एक तरफ पाकिस्तान है एक तरफ चीन है, तो डिफेंस में हमारा सबसे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। अभी भी ये जो बजट आया था लेटेस्ट, उसमें 1,35,000 करोड़ रुपए लगभग एजुकेशन के लिए रखे हैं, सब तरह की एजुकेशन। अब वो सारे स्टेट में बटना भी है, तो सोचो किस स्टेट के लिए क्या बचेगा। और ये एलोकेट भी हो जाते हैं फंड्स, और दूसरी समस्या ये हो रही है पूरा पूरा खर्च भी नहीं होता। ये भी मैंने सारी डिटेल में डिस्कस करी है, इसमें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, तो रिविजनरी वीडियो है तो वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखी हैं। तो सरकार की तरफ से पूरा पूरा खर्चा हो ही नहीं रहा है एजुकेशन पे, बजट ही नहीं है सरकार के पास।
इसी के साथ तमाम रीज़न हो गए, रीज़न तो और भी बट इतने ही बहुत हैं। इसके साथ इस चैप्टर का रिवीजन भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर सारी हेडिंग्स की अगर आपको डिटेल चाहिए और डिटेल में चैप्टर समझना है तो डोंट वरी, प्लेलिस्ट अगेन मैं फिर से कहूँगा, ये प्लेलिस्ट आपको दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। अब बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे। बाय बाय।